नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल के जेनजी जनरेशन ने सोशल मीडिया पर बैन लगने के वजह से वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटा दिया है। यानी कि नेपाल में बड़े स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला है और नेपाल में लंबे समय से अब ये मांग की जा रही है कि 2008 तक जो राजशाही था, संवैधानिक राजशाही, वो वापस लौट करके आ जाए। यानी कि आप देखेंगे नेपाल की पूरी राजनीति जो है वह यू टर्न होने वाली है, ऐसा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जरा आज हम नेपाल को लेकर के बातचीत करेंगे कि किस तरह से नेपाल यहां तक पहुंचा है। यानी कि 1768 से हम इसकी शुरुआत करेंगे और 2025 तक नेपाल की पूरी राजनीति समझने वाले हैं। हम इसमें यह देखने वाले हैं कि यह भी आपने सुना होगा कि नेपाल एक ऐसा देश है जो दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा। हालांकि बाद में जो है उसने धर्मनिरपेक्ष का रास्ता अपनाया। नेपाल एक ऐसा देश जिस पर अंग्रेजों ने कंट्रोल नहीं किया। ये क्या तमाम कारण है, इसको समझेंगे। गोरखा राज का उदय कैसे होता है, नेपाल का एकीकरण कैसे होता है, 1768 का वो इतिहास, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते नजर आएंगे। देखिए, नेपाल भारत और चीन जैसे महाशक्तिशाली देश के बीच स्थित एक राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक उठापटक, राजशाही और लोकतंत्र के बीच संघर्ष का गवाह रहा है। भारत और चीन के बीच अगर देखेंगे तो यह राज्य जो है ना, यह कहीं ना कहीं बफर स्टेट का भी काम करता है। यानी कि बफर स्टेट कहने का मतलब है कि दो महाशक्तियों के बीच में एक छोटा सा राज्य पड़ा हो जिसने दोनों महाशक्ति को टकराने से बचा लिया हो। तो नेपाल ये भी काम करता है भारत और चीन के बीच। नेपाल की एक और अब स्थिति देखेंगे अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वह लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री कहने का तात्पर्य हो गया कि ऐसा देश जिसके चारों तरफ अगर चौहद्दी देखा जाए, सीमा रेखा देखा जाए, तो वह कहीं ना कहीं भूभाग से जुड़ा हुआ है, समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल की राजनीति और नेपाल की सामाजिक स्थिति का बहुत हद तक प्रभाव भारत पर पड़ता है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच एक तरह से देखा जाए तो सांस्कृतिक जुड़ाव है, पीपल टू पीपल कनेक्शन है, जो वो सॉफ्ट पावर की बात कहते हैं ना, बेटी रोटी का रिश्ता, उस तरह से है। तो यहां पर जो है 1768 से 2025 तक काफी इसका इतिहास बदलता रहा है। उस पर आएंगे, उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है। संस्कृति आईएएस के द्वारा हिंदी दिवस पर ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 10 से 15 सितंबर तक रहने वाली है। यहां पर देखेंगे आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स की बात किया जाए तो मोर देन 60% तक का आपको ऑफ मिलने वाला है इसके तमाम कोर्सेज पर। और इस विषय में अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। इस पर विजिट करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, नेपाल का एकीकरण और शाह राजवंश 1768 से 1846 तक की बात करेंगे। राजा पृथ्वी नारायण शाह एक हुए। उन्होंने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम की शुरुआत कर दी और 1768 तक जाकर के उन्हें यह सफलता मिल भी गया। 3 साल तक उन्हें यह काम करने पड़ा। उसके बाद नेपाल का आधुनिक राष्ट्र निर्माण की जो बात करते हैं वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, यानी कि जब भी चर्चा आएगा तो 1768 इसीलिए कहा जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष भी नेपाल का होता है और 1815, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 1815 में क्या होता है, सुगौली की संधि हो जाती है। आज भी जिस बात को लेकर के नेपाल कई बार भारत के साथ बात करता है ना, वो 1815 की सुगौली की संधि है, जिसमें उस समय का ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटेन, उसके बाद नेपाल, ये सब देखेंगे। तो सुगौली के संधि के बाद नेपाल को अपने कई भूभाग भी खोना पड़ता है, क्योंकि वह ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बनता हुआ नजर आता है। राणा शासन और तानाशाही की बात करेंगे तो वह 1846 से 1951 के बीच रहा है। 1846 में क्या होता है, जंग बहादुर राणा, उन्होंने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और प्रधानमंत्री का पद जो है उसके बाद वंशानुगत बन गया और राज परिवार नाम मात्र का ही रह गया। राणा शासकों ने अंग्रेजों का साथ देना उचित समझा, इसलिए 1857 का विद्रोह अगर देखेंगे जो भारत में हुआ था, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन कहते हैं, 1857 के विद्रोह में भी अंग्रेज समर्थक बने रहे ये राणा शासक। इनको ये ऑफर गया था कि ये भी ये विद्रोह में शामिल हो, लेकिन ये विद्रोह में शामिल नहीं होते। 1923 की संधि से ब्रिटेन ने नेपाल की स्वतंत्रता को मान्यता दे दिया कि ठीक है, आप पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, चूंकि ये अंग्रेजों के वफादार बने रहे। तो एक यहां पर हिंट आपको मिल गया ना, ये कहानी जान के कि आखिर नेपाल गुलाम क्यों नहीं बना, क्योंकि ये लगातार जो है राजशाही एक तरह से अंग्रेजों का ही साथ देते रहे। तो अंग्रेजों को लगा कि बेवजह जनता को क्यों यहां पर उकसाना, क्यों इसको अपने कंट्रोल में लेना, जब राजा खुद ही हमारे कंट्रोल में है तो ये काम क्यों करना। और ये चीजें 1857 की क्रांति से अंग्रेज समझ चुके थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो
गलती किया, क्राउन शासन ये समझ चुका था कि अब बहुत नियंत्रण नहीं करना है, इसलिए 1923 में नेपाल के साथ एक संधि कर लिया गया। कहा गया कि ठीक है, आप हमारे दोस्त बने रहिए और आपको हम स्वतंत्रता की मान्यता देते हैं। लेकिन 1951 तक जब आप पहुंचेंगे, एक तरह से भारत भी उस वक्त आजाद हो चुका था। आगे जब कदम बढ़ता है तो लोकतंत्र के तरफ यह पहला कदम के तौर पर देखा जाता है 1951 से 60 में। 1940 के दशक में होता है लोकतंत्र समर्थन का आंदोलन शुरू हो जाता है। इसका प्रभाव समझिए, क्योंकि भारत अब आजाद होने वाला है, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनने वाली है, गांधी जी आखिरी चरण में लेकर के भारत को आ रहे हैं, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करने वाले हैं। ये तमाम माहौल जो है, इसका प्रभाव नेपाल पर भी पड़ता नजर आ रहा है। भारत के सहयोग से राजा त्रिभुवन को सत्ता सौंप दी गई। राजा त्रिभुवन भारत के पक्ष में हमेशा ही रहे। नेपाली कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिल गया, लेकिन राजा और सरकार के बीच खींचतान ने लोकतंत्र को अस्थिर बना दिया। तो जो मामला लग रहा था कि डेमोक्रेसी उस समय से ही नेपाल में आ जाएगा, वो लगभग वहां गड़बड़ा गया। और फिर देखा जाए तो पंचायत व्यवस्था और राजशाही की वापसी होती है कब? 1960 से 1990 तक लगभग यही देखने को मिला। राजा महेंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। राजा महेंद्र ने 1959 में लोकतांत्रिक प्रयोग समाप्त कर पंचायत व्यवस्था यहां पर लागू कर दिया। तो लोकतांत्रिक प्रयोग ही यहां से नेपाल में खत्म हो गया और उसके बाद उनके उत्तराधिकार आने लगे। उनके उत्तराधिकार उनसे भी बहुत बेहतरीन हुए जो कि राजा वीरेंद्र हुए। राजा वीरेंद्र नेपाल के अभी तक सबसे लोकप्रिय शासक में से एक माने गए। अभी जैसे ज्ञानेंद्र है, आए हैं नेपाल फिर वापस विजिट करने को लेकर के, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हुए जितने राजा वीरेंद्र हुआ करते थे। तो राजा वीरेंद्र जो है 1972 में सत्ता संभालते हैं, महेंद्र के ये उत्तराधिकार होते हैं और 1989-90 में व्यापक एक जन आंदोलन होता है। इस जन आंदोलन में यह बात किया गया कि संवैधानिक सुधार होनी चाहिए और संवैधानिक सुधार करके बहुदलीय व्यवस्था की जो बात थी उसकी वापसी हो जाती है। लेकिन नेपाल एक ऐसा जगह है जो माओवाद आंदोलन का भी एक गढ़ रहा। जैसे केपी शर्मा ओली है, केपी शर्मा ओली एक तरह से माओवादी लीडर ही रहे। माओवादी तो छोड़िए, ये तो नक्सल समर्थक रहे हैं, बल्कि इनका उभार भी राजनीति में देखेंगे। ये खुद कहते रहे कि बंगाल में नक्सलवादी जो आंदोलन हुआ, नक्सलाइट मूवमेंट, उससे प्रभावित होकर के राजनीति में आए। तकरीबन अपने जीवन का 12 साल तक ये जेल में बिता चुके हैं, है ना। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो माओवाद के समर्थक रहे हैं ये। तो कुल मिलाकर के नेपाल में ये इतिहास पुराना रहा। ये केपी शर्मा ओली की बात नहीं है, नेपाल के बहुत सारे लीडर है। तो माओवादी आंदोलन और गृहयुद्ध जो है 1996 से 2006 तक चलता है और 2006 के बाद 2008 में देखेंगे तो राजशाही समाप्त होता है। तो 1996 में माओवादी आंदोलन शुरू हुआ जिसने नेपाल को गृहयुद्ध की स्थिति में झोंक दिया। 2001 का राजमहल हत्याकांड की अगर बात किया जाए तो राजा वीरेंद्र और शाही परिवार के कई सदस्य जो है इसमें मारे गए। यही उस समय जो है एक तरह से देखा जाए नेपाल के लिए बहुत बुरा कंडीशन हुआ। 2001 में राजा ज्ञानेंद्र आते हैं। राजा ज्ञानेंद्र यहां सत्ता संभालते हैं चूंकि वीरेंद्र की हत्या हो चुकी है और 2005 में लोकतांत्रिक सरकार को यह बर्खास्त कर देते हैं, ठीक है। और फिर प्रत्यक्ष शासन की यहां पर शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो यह तस्वीर आपको उस समय का राज परिवार का देखने को मिलेगा। राजशाही का अंत और गणराज्य की स्थापना 2006 से 8 के फेज में, जिस तरह से मैंने कहा आपको कि वो यही फेज था। तो यहां पर जो है पूरी तरह से ये बात की जाती है कि नहीं, अब जो है गणराज्य यहां पर आएगा। 2006 में सरकार और माओवादियों के बीच शांति समझौता हो जाता है, क्योंकि माओवादी लगातार कहते हैं कि लोकतंत्र लाइए, राजशाही को खत्म कर दीजिए। दिसंबर 2007 में संसद ने राजशाही समाप्त करने का फिर निर्णय ले लिया और मई 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया, यानी कि राजशाही वहां पर खत्म। रामवरण यादव, ये नाम बहुत फेमस रहा था उस समय और वो राष्ट्रपति बने थे पहले। पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, ये पहले प्रधानमंत्री बने थे और संविधान और धर्मनिरपेक्ष नेपाल वहां से बनना शुरू हुआ 2015 से। सितंबर 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपना पारित किया। नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि हिंदू राष्ट्र नेपाल नहीं रहता है, धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य इसके साथ ही घोषित कर दिया गया। इसके तहत केपी शर्मा ओली फिर पहले प्रधानमंत्री यहां पर बनते। केपी शर्मा ओली 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हालांकि छोटा छोटा कार्यकाल रहा था, तो ये यहां पर देखना पड़ेगा। समकालीन राजनीतिक अस्थिरता की बात करेंगे 2015 से 25 तक 10-12 साल में तकरीबन देखा जाए 5-6 बार सत्ता बदल चुका है। अब यहां पर देखेंगे केपी शर्मा ओली फिर से यहां पर रिजिग्नेशन देते हैं नजर आए। गणराज्य बनने के बाद नेपाल की राजनीति मुख्य रूप से 3 दलों, नेपाली कांग्रेस, नेकपा
एमाले माओवादी केंद्र के बीच घूमती रही। राजनीतिक अस्थिरता, दल बदल और बार बार सरकार बदलना लगातार समस्या का कारण रहा। आर्थिक निर्भरता और सामाजिक असंतोष भी इन सब वजहों से बढ़ता रह गया। तो भ्रष्टाचार और इस तरह के आरोप तो थे ही, लेकिन जो तात्कालिक कारण चाहिए था वो तात्कालिक कारण ये हो गया कि केपी शर्मा ओली ने तकरीबन 20 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद जेनजी जनरेशन इस चीज को लेकर के विद्रोह करने लगे। टिकटॉक के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ता है और फिर यह होता है नेपो बेबी, इसको कहा गया। इस ट्रेड से नेताओं ने, अगर देखा जाए तो नेताओं के जो परिवारवाद है उस पर प्रश्न उठे। नेपो बेबी मतलब नेताओं का बेबी, नेताओं के बच्चे वही नेता बन रहे हैं। तो इस सब चीजों को लेकर के विद्रोह हुआ। कहा गया कि भाई करप्शन बहुत हो गया है और केपी शर्मा ओली को अंततः इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यह जो है घटना अब जो हुआ है ये नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया मोड़ लेकर के आया है। यहां पर नेपाल उस जगह पे आके खड़ा हुआ है जहां पर फिर से बात की जा रही है कि 2008 की स्थिति लौटा दीजिए, या तो हमें आप जो वापस राजशाही में हम जाना चाहते हैं, संवैधानिक राजशाही हो जाए, हिंदू राष्ट्र की तरफ नेपाल बढ़ना चाहता है, देखा जाएगा कि क्या होता है, या कोई अंतरिम सरकार बनती है बांग्लादेश के जैसे, जो भी होगा। पर नेपाल का शांत रहना भारत के लिए बेहद आवश्यक है। अभी नेपाल की स्थिति निश्चित तौर पर बहुत दयनीय है। यहां पर एक प्रश्न है, नेपाल के आधुनिक राष्ट्र निर्माता की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? 4 विकल्प है, जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। नेपाल के इस स्थिति पर आप क्या सोचते हैं? भारत को इससे क्या नफा या नुकसान हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।